एजुकेशन डिपार्टमेंट उन्हीं के पास था, शिक्षा मंत्री वही रहे। जिस तरह से राजस्थान में पेपर घोटाले हुए, मैंने तो कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि मेरे राज्य का ये हाल होगा। अभी ईडी ने शुरू किया है, आप देखते जाइएगा कौन कौन सामने आते हैं। आपको नींद कैसे आती होगी? उन लाखों परिवारों का आपने ये मान लीजिए एक अमन चैन छीन लिया, आप सो कैसे सकते हैं? कौन सी सरकार हैं आप? ये तो राजाओं से भी बुरा हाल है। विकास की गंगा के नाम पे हर गांव में गंदा पानी बह रहा है गलियों के अंदर। चौमासा के मैंने खेत में अड़ाव या करें जगह के मैंने कभी खेती को नहीं अड़ी हुए, तो आज भी आपनो राजनीतिक फील्ड है वो अड़ाव है, भी में सूड़ अड़सोड़ करने की जरूरत है, बी के बाद में फाड़ करने की जरूरत है, बी के बाद में बीज बोया जाए, ये मान लीजिए वो हिसाब किताब। अच्छा, ये जो राहत के नाम पे कुछ रेवड़ियां देने जा रहे हैं, कहाँ गए थे 4.5 साल? यदि किसी ने आरटीआई लगा दी और अच्छा वकील खड़ा कर दिया ना, तो सरकार को लेने के देने पड़ जाएंगे कि आपने कितने लोगों से कितने पैसे इकट्ठे कर लिए और उनके बदले में दिया क्या अभी तक। तो ये झूठ का पुलिंदा है पूरा का पूरा, और वक्त आने पे खुलेगा भी, ये भी खुलेगा और बाकी सारी जो इन्होंने की है ना वो भी खुलेगी। इस बार हर हाल में लक्ष्मणगढ़ में कमल खिलेगा, ये मैं दावे के साथ हूँ। अब जब 6 महीने बचे हैं तो इन्होंने शुरुआत कर दी है, हम ये दे रहे हैं, हम वो दे रहे हैं। दे किसको रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं? अखबार में इश्तिहार दिए हैं, मुंह में शब्द डाल दिए हैं, जमी पे कुछ नहीं है, धरातल पे ऐसा कुछ नहीं है। जब राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस हमारी एक आम कार्यकर्ता से चुनाव हार सकते हैं, तो प्रदेशाध्यक्ष भी कोई बड़े नहीं हैं। जब जनता चाहेगी ना, वो जिसको मर्जी उसको सेवा का मौका देगी, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं। 4 शब्द, 4 एस, शिक्षा, सुरक्षा, सड़क और स्वास्थ्य, चारों में फेल्योर है। एक भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहां पर इन्होंने कोई अच्छा काम किया। यदि ये सच में सच को उजागर करना चाहेंगे तो इनको पता लगेगा कितने बड़े बड़े लोग इसके लपेटे में आएंगे, और तब हकीकत सामने आएगी कि इन्होंने पिछले 4 साल में कितने लोगों को, ये मान लीजिए एक तरह से ज़िंदगी छीन ली, उनकी चैन छीन लिया, उनका अमन छीन लिया। तो इन्होंने यदि बजट अलॉट किया है तो कोई मेहरबानी नहीं की, बहुत क्लियर है। दूसरी बात, अलॉट किया है उसका काम कितना किया है आप देखेंगे कि इन्होंने बेचारे 4.5 साल से सरपंचों को काम नहीं करने दिया। कांग्रेस के बड़े ओहदे पे बैठे हुए हमारे नेता ने पूरे 4.5 साल में सिवाय कोसने के और बड़े बड़े पेपर्स जो आउट हुए हैं, उनमें जिस तरह से उस समय उनकी शिक्षा मंत्री होते हुए जो कार्य हुए, उनको लेके डेफिनेटली चर्चाएं होती हैं, और चर्चाएं नहीं होती हैं बल्कि हम तो ये कहेंगे कि इनकी जांच पूर्ण रूप से होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। कहीं भी यदि प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा होता है, इसका मतलब आपका सरकारी तंत्र वो जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है जिसके लिए आपको दुनिया लोगों ने चुना है, आपको पद पे बिठाया है। वो जिम्मेदारी में कोई ना कोई कमी है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं RGTV24। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सीकर में, और सीकर में आज हमारे साथ खास मेहमान हैं डॉक्टर रामदेव जी चौधरी साहब। इनसे जानते हैं कि एक डॉक्टर होते हुए राजनीति में कदम रखने के पीछे क्या कहानी है, और डॉक्टर और राजनीति में क्या समानताएं होती है और क्या डिफरेंस होते हैं, उन सब के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका RGTV24 पर स्वागत है। नमस्कार, आपका भी, आपके दर्शकों का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी रही है? अभिषेक जी, मैं बिल्कुल गांव से, किसान परिवार से हूं। लक्ष्मणगढ़ तहसील में सेवदड़ा गांव है, और मेरी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा भी गांव से हुई। उसके बाद में जो मिडिल है वो मेरी नेछवा में गढ़ स्कूल है, जहां पर उस समय साइंस सब्जेक्ट हुआ करता था। उसके बाद मैं कॉलेज SK स्कूल और SK कॉलेज का स्टूडेंट रहा, और साथ ही साथ PMT में सेलेक्ट हुआ। MBBS मैंने जोधपुर से किया। उसके बाद में PG मैंने जनरल मेडिसिन में बीकानेर से की। उसके बाद मैंने कार्डियोलॉजी में एस्कॉर्ट्स में करीबन 4-5 साल तक एस्कॉर्ट में रहा, जहाँ से मैंने फेलोशिप भी की। इस तरह से एक लंबा टाइम रहा है मेरा एजुकेशन का। और उसके बाद में हमेशा से दिमाग में ये था कि मैं मेरी पब्लिक को कैसे सर्व कर सकता हूँ, उनके बीच में जाके उनकी किस तरह से सेवाएं कर सकता हूँ। तो एस्कॉर्ट में रहते रहते दिमाग में ये आ गया था कि मुझे मेरे अपने लोगों के बीच जाना है, और इसी सोच के साथ सीकर आया। और यहाँ पर पहले शुरू में एक क्लिनिक डाल के मैंने सेवाएं शुरू की, और उसके बाद में मैंने हॉस्पिटल शुरू किया। और पिछले
6-7 सालों से मैं हॉस्पिटल डॉक्टर रामदेव हॉस्पिटल सीकर में अपनी सेवाएं अपने लोगों के बीच दे रहा हूँ। अच्छा सर, डॉक्टर से एक राजनेता बनने तक की कहानी क्या है? आप आजकल मुख्य राजनीति की धारा में आ गए हैं, तो ये जो डॉक्टर है वहाँ से जो डॉक्टर बनने के बाद में आप राजनीति में आए, तो वहाँ तक की क्या कहानी है? देखिए, ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसको मुझे तो ऐसा लगता है हर पढ़े लिखे की समझ में आनी चाहिए। पढ़ाई लिखाई का मतलब सिर्फ और सिर्फ लोगों को सिर्फ कोसना नहीं होता है। और डॉक्टर होने के नाते मेरे लिए एक अच्छी बात ये रही कि मैं हर तरह के लोगों से सुबह से शाम तक मिलता रहता हूँ, चाहे गरीब अमीर हो, चाहे गांव शहर के लोग हों। उससे उनसे जुड़ाव के साथ साथ उनकी समस्याएं, देखिए बीमारी के साथ साथ बीमारी क्यों हो रही है उसमें समस्याएं भी जुड़ी होती हैं। बिल्कुल। समस्याएं चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो, मानसिक हो, सभी तरह की होती हैं। तो साथ साथ पैरेलली दिमाग में ये भी चलता रहता था और है आज भी कि मैं बीमारी ठीक कर रहा हूँ, पर बीमारी क्यों हुई इसको ठीक नहीं कर पा रहा हूँ। तो एक तो ये कीड़ा हमेशा से दिमाग में रहा। और उससे पहले मैं एक समाज का रिप्रेजेंटेटिव शुरू से ही रहा, चाहे मैं मिडिल स्कूल में था, चाहे मैं कॉलेज में था, चाहे मैं मेडिकल कॉलेज में था, चाहे पीजी में था, मैं हमेशा कोई ना कोई पोस्ट पे वहाँ रहा हूँ। अग्रणी पंक्ति में दिखाई देते हैं। मुझे रिप्रेजेंटेशन करना अच्छा लगता था, अपनी बातों को ठीक से कन्वे कर पाना और आगे पहुँचाना, ये मेरा एक मान लीजिए इंटरेस्ट था, एक मेरा सब्जेक्ट रहा। अच्छा सर, मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि जो ये डॉक्टर है और ये जो पॉलिटिशियन है, इन दोनों के बीच में सिमिलरिटी क्या रहती है? बहुत समानताएं मुझे जो लगता है हमेशा से ही। एक डॉक्टर जिस तरह से मरीज की बातें ध्यान से सुनता है, सारी बातों को सुनने के बाद में निर्णय करता है, फिर उसको दवा लिखता है और उसके दिमाग में ये रहती है कि कैसे भी मेरा मरीज़ ठीक होना चाहिए। सेम चीज़ें हैं बेसिकली। राजनीति हो चाहे सरकारी सेवा हो, दोनों ही सेवक हैं समाज के। एक नौकर है, दूसरा सेवक है। यदि आपने अपने मरीज को बहुत प्यार से सुना तो आधी बीमारी उसकी वहीं ठीक हो जाती है। सेम यहाँ पे है राजनीति में भी। यदि आपके पास कोई पीड़ित आदमी आया है और उसको यदि आपने ध्यान से और प्यार से सुना है, उसको पानी के लिए पूछ लिया, तो आधी उसकी जो परेशानी है वहीं हल हो जाती है। उसको लगता है हाँ मेरा कोई काम होगा, मेरी कोई हेल्प होगी। उसके साथ साथ फिर बात को सुनने के बाद में उसके निराकरण तक पहुँचना, चाहे वो बीमारी हो चाहे वो कोई दूसरी बात हो। तो मुझे हमेशा से लगता है कि दोनों के तरीके एक ही हैं। हम भी आधी रात को गांव ढाणी से फ़ोन आता तो एक ही प्रोफेशन है डॉक्टरी, जिसमें हम रेस्पॉन्ड करते हैं। हाँ, कोई भी आधी रात को पूछता है साहब मैं दिन में दवाई ले गए हो, मेरा पेट दुख है, वो नाम को नहीं बतावे कि थे सो रहा होगे, सीधो ही सवाल पूछ सी। लेकिन हमारी ड्यूटी बनाए क्योंकि कोई ना कोई पीड़ित ही तो होगा जो रात में फ़ोन करने लग रहे। बिल्कुल। तो उनसे आपसे उम्मीद होगी डेफिनेटली, क्योंकि जो पीड़ित आदमी रात को 2 बजे कोई क्यों फ़ोन करेगा, जब पीड़ा में होगा तभी करेगा। तो सेम चीज़ राजनीति में, वहाँ पर भी मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ही होना चाहिए कि कोई पीड़ित आदमी यदि आपके पास फ़ोन कर रहा है तो उसका निराकरण होना चाहिए। निराकरण मीन्स यदि आपने फ़ोन उठा के उसको जवाब दे दिया तो उतना ही काफ़ी है एक आम आदमी के लिए। उसको ये ज़रूर लगेगा कि हाँ कोई मेरी सुनने वाला अच्छा तो आदमी, ये मेरा काम करवाएगा। जी बिल्कुल। अच्छा सर, एक चीज़ जानना चाहता हूँ मैं कि जो ये पॉलिटिशियन की लाइफ होती है और डॉक्टर्स की लाइफ होती है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है? देखिए, मैंने जैसे शुरू में आपको बताया कि हम डॉक्टर्स मरीज की जो बीमारी है उसको ठीक करते हैं। हमारा फील्ड है वो संकुचित है। डेफिनेटली इतना बढ़िया प्रोफेशन है, मैं आपको बताऊं। देखिए, मौत और ज़िंदगी ऊपर वाला तय करता है। ये एक अंग्रेजी में कहावत है, मॉर्बिडिटी कैन बी चेंज्ड, मोर्टिलिटी कैन नॉट। मौत फिक्स है लेकिन दर्द कम किया जा सकता है। दर्द कम करने पे जो आनंद आता है वो बहुत ही, उसकी अनुभूति बहुत ही शानदार होती है। तो मैं आपको जो समानताएं बताने जा रहा था या उसके अलग जो चीज़ बताना चाह रहा था कि मरीज की बीमारी ठीक कर पाता है डॉक्टर, पर उसके अलावा जो चीज़ें जैसे मैंने बताई, बीमारी के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं आम जन के लिए परेशानी। उन परेशानियों को ठीक करने के लिए आपको इतना बड़ा पटल चाहिए, वो राजनीति के अलावा नहीं है। जहाँ पर आप बहुत सारी मूलभूत सुविधाएं हैं उनको ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ तो कोशिश ही नहीं हो रही। आप शायद मेरे विचार से मेरे शब्दों को समझ पाएंगे। बिल्कुल। चौमासा के मैंने खेत में अड़ाव या करें जगह के मैंने कभी खेती को नहीं अड़ी हुए। तो आज भी आपनो राजनीतिक फील्ड वो अड़ाव है भी, सूड अड़सोट करने की जरूरत है।
बी के बाद में फाड़ करने की जरूरत है, बी के बाद में बीज बोयो जाए, ये मान लीजिए वो हिसाब किताब है। बी कमाइन कई बार हेरो और कल्टी हाँ, हेरो और कल्टीर बस सगड़ा काटने की जरूरत है, क्योंकि आज भी आप जो बेसिक नीड है, जो कि मूलभूत चीजें हैं, उनको ठीक नहीं कर पाए हैं। इसलिए हम जब बार बार ये बातें करते हैं ना, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो बातें हैं ना, वो सिर्फ बातें हैं। जैसे मैं एग्जांपल आप जब पूछेंगे तो मैं बताऊंगा, जैसे आप किसी चीज़ को कहते हैं इसको मैंने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बना दिया, अरे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का कागज चिपका दिया आपने, पट्टिका लगा दी। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बेसिक नीड्स हैं, आपका इमरजेंसी बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका आईसीयू बैकअप सेटअप होना चाहिए, आपके पास कम से कम इमीडिएट सर्जरी वाली, इमरजेंसीज को ट्रीट करने वाली फैसिलिटीज़, डॉक्टर्स की टीम होनी चाहिए, वैसे ही अच्छे ट्रेंड स्टाफ होने चाहिए। यदि वो नहीं है आपके पास, इवन सच पूछा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आपने 3 कमरे जो हैं और वहाँ पर यदि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का लेबल लगा दिया, तो वो सुविधाएं नहीं है, वो सिर्फ कागजी बातें हैं। तो कागजी नहीं, काम सॉलिड होना चाहिए, जितना भी हो वो आम जन तक पहुँचना चाहिए। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल और करना चाहूँगा मैं आपसे। सरकार की तरफ से आजकल मूलभूत सुविधाएं तो दे रहे हैं, लेकिन सरकारी योजनाएं हैं जो बहुत फ्री दे रहे हैं, जिसे कुछ लोग कहने लगे हैं कि मुफ्त की रेवड़ियाँ। वो रेवड़ी सब तो काम में नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि वो उन लोगों की बेसिक नीड है, वो देनी चाहिए सरकार को फ्री में। तो जो आजकल सरकार की तरफ से चिरंजीवी योजनाएँ हैं, निःशुल्क दवाइयाँ हैं, इनके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, ये सवाल बहुत बड़ा है, इतना छोटा नहीं है और गंभीर भी है। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि आम जन का हक है और सरकार का दायित्व है, ड्यूटी है। सरकारें बनती इसीलिए हैं। मैंने जहाँ पर भी मैं गया हूँ या मिला हूँ, जितने भी विकसित देश हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहाँ पर स्वास्थ्य और एजुकेशन, आपका स्वास्थ्य और पढ़ाई, ये दोनों की दोनों सरकार की जिम्मेदारी है। तो सीधी सीधी बात है, जब जिम्मेदारी सरकार की है तो इसमें फ्री या ना फ्री वाली बात ही नहीं रह जाती। और यदि ये 2 जिम्मेदारियां सरकारें ढंग से निभा लें तो मैं गारंटी से कहता हूं, हर एक छोर तक बैठे हुए आम जन को ये लगेगा लोकतंत्र भी है और सरकार भी है। बट ये चीज़ें नहीं कर पाते हैं। हमारे पास में आज के दिन क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है, बहुत अच्छी टीचर्स की टीम है, बावजूद इसके यदि बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट स्कूल्स हैं, तो ये कहीं न कहीं सरकार का फेल्योर है। मैं तो कहूँगा सरकारों का फेल्योर है। कहीं भी यदि प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा होता है, इसका मतलब आपका सरकारी तंत्र वो जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है जिसके लिए आपको दुनिया लोगों ने चुना है, आपको पद पे बिठाया है। वो जिम्मेदारी में कोई ना कोई कमी है। अच्छा सर, आप लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और आप डॉक्टर से पैसे से होते हुए आप मुख्य राजनीति की धारा में आ गए, लेकिन आप उस विधानसभा सीट से दावेदारी कर रहे हैं जो कि सीकर जिले में नहीं, अभी पूरे राजस्थान में हॉट सीट मानी जा रही है, जहाँ से पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब आते हैं। तो आपने वही जगह क्यों चुनी? अभिषेक जी, इस बात का जवाब मैंने पहले भी 1-2 इंटरव्यू में दिया था, मैं आज फिर आपको बता देता हूँ। पहली बात, मैं लक्ष्मणगढ़ का लोकल हूँ, मैं लक्ष्मणगढ़ का निवासी हूँ, एक बात। दूसरी बात, राजनीति में कोई बड़ा नहीं होता। राजनीति में आम जन, वोटर, आम आदमी बड़ा होता है। उसे यदि लगता है कि नहीं ये आदमी हमारे लिए ठीक है, करेगा नहीं करेगा वो भविष्य के गर्त में है, क्योंकि लोग वादे बहुत करते हैं जब चुनाव में जाते हैं या उससे पहले होते हैं। बट कम से कम उनको ये तो लग जाता है, आज का आमदाता वैसे मतदाता समझदार है, उनको इतनी फर्क तो है, आंखों में आंखें डाल के देख के ये तो पता लगा लेते हैं कि ये बातें ही कर रहा है या कुछ करेगा। जब से ये सोशल मीडिया का ज़माना है तब से डेफिनेटली सोशल मीडिया ने बहुत बड़ा रोल किया है इसमें। पर मैं यही कहना चाह रहा हूँ, तो आप ये बात तो कहिएगा मत कि कोई बड़ा है कोई छोटा है, वो तो तय करेंगे। मैंने आपको बार बार एग्जाम्पल दिया, मैं फिर दूंगा। जब राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस हमारी एक आम कार्यकर्ता से चुनाव हार सकते हैं, तो प्रदेशाध्यक्ष भी कोई बड़े नहीं हैं। जब जनता चाहेगी ना, वो जिसको मर्जी उसको सेवा का मौका देगी, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। और इस चीज़ का मुझे तो कभी भी ऐसा लगा भी नहीं कि कोई बड़ा कोई छोटा है। मुझे लगता है जहाँ जनता जनार्दन है वहाँ सब कुछ है। अच्छा, आप भाजपा से दावेदारी कर रहे हैं, टिकट मांग रहे हैं, लेकिन लक्ष्मणगढ़ में भाजपा से पहले काफ़ी दावेदार हैं, मतलब जिसमें 2018 के प्रत्याशी दिनेश जी जोशी हैं और भाजपा के जो किसान मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष हैं हरिराम जी रणवा साहब,
और इसके अलावा भी कांग्रेस पार्टी को छोड़ के भाजपा का दामन थामने वाले सुभाष महरिया जी हैं, जो कि लंबे समय तक भाजपा के नेता रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे। तो इन सब के बीच में आप अपने आप को कैसे स्थापित कर पाओगे? इसके जवाब भी मैं दो टुकड़ों में दूंगा। पहली बात तो ये, यदि बहुत सारे कैंडिडेट हैं, इसका मतलब इस पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। यहाँ टिकट मांगने का हर किसी को हक है और यही लोकतंत्र है। दूसरी बात ये कि आपने जैसे कहा कि सुभाष जी के आने के बाद में आप कहाँ आते हैं। सुभाष जी के आने से हमारी पार्टी मजबूत हुई है, उसमें कहाँ तकलीफ है। देखिए, टिकट देना आला कमान का, ऊपर जो बैठे हुए लोग हैं उनका काम है। यहाँ जितने भी लोग फील्ड में हैं जो अपनी दावेदारी जता रहे हैं, वो सब अपनी तरफ से जितनी भी होगी पब्लिक में या पब्लिक सेवा की बात भी करेंगे। कुछ लोगों ने की भी है, कुछ लोग बताएंगे भी। और ऐसा लगता है जो जिस तरह से सर्वे होंगे, पब्लिक की एक जनमानस की जो भावना होगी उस हिसाब से तय होगा। तो इसलिए ये कोई बड़ी बात नहीं है कि किसको टिकट मिलेगी किसको नहीं मिलेगी, कोई बड़ा छोटा नहीं है। ऊपर से तय होगा, उनको टिकट मिलेगी और जिस किसी को टिकट मिलेगी उसके साथ हम सब मिलके और चुनाव लड़ेंगे। और मैं आपको बता देता हूँ, इस बार हर हाल में लक्ष्मणगढ़ में कमल खिलेगा, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। सर, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि सुभाष महरिया ने भाजपा इसीलिए ज्वाइन किया कि उनको लक्ष्मणगढ़ से टिकट दिया जाएगा। इस बात के लिए तो मैं कोई जवाब नहीं दे पाऊंगा आपको। हो सकता है ये सब ऊपर की बातें हैं, बट मेरे विचार से हमारी पार्टी में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि जो किसी को पहले से ऐसे करके देते हो। बाकी बड़े लोगों की बात बड़े लोग जाने, मैं इस बारे में ज़्यादा कुछ जवाब नहीं दे पाऊंगा। आप बात को टाल रहे हो। नहीं, जो बात है वही बात बता रहा हूं। सर, एक चीज़ और जानना चाहता हूँ मैं, अभी हाल ही में लक्ष्मणगढ़ में सीपी जोशी साहब आए थे, जो भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष हैं जी। उनके साथ में राजेंद्र राठौड़ साहब थे जी। और जो सीकर जिले के मौजूद नेता हैं वो सारे साथ में थे। लेकिन वो लक्ष्मणगढ़ आए, उससे पहले लक्ष्मणगढ़ में दो गुट बने हुए दिखाई दिए। एक तरफ तो थे सुभाष जी महरिया साहब और दूसरी तरफ थे दिनेश जोशी जी और हरिराम जी रणवा साहब। तो ये दो, उनके आने से पहले ही जब भाजपा में दो गुट दिख रहे हैं, तो आप आने वाले चुनाव में लोगों को क्या संदेश दे पाओगे कि लक्ष्मणगढ़ में तो पहले से ही दो गुट बने हुए हैं? नहीं, ये मेरे विचार से समझ नहीं पाए कुछ लोग। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, यदि ज़्यादा लोग, सबसे बड़ी बात एक चीज़ और बताना चाहूँगा सर, उन दोनों मंचों में दोनों ही नेता दिखाई नहीं दिए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए, पहली बात तो हमारे जो कार्यक्रम था 9 साल बेमिसाल, हमारी बीजेपी के जो 9 साल थे उनके बारे में हमें आम पब्लिक को बताने के लिए संयुक्त मोर्चों के लिए ये तय किया गया था। और साथ ही साथ माननीय हमारे जो राज्य के अध्यक्ष हैं बने हैं सीपी जोशी साहब, उनका पहली बार सीकर आगमन था। उसके उपलक्ष्य में हमारे ये जो प्रोग्राम रखे गए थे, तो लक्ष्मणगढ़ तहसील में 2 जगह प्रोग्राम ऊपर से रखे गए थे। और एक प्रोग्राम था जहाँ स्टेज प्रोग्राम था, दूसरा प्रोग्राम था जिसमें लाभार्थी थे, उनको वो जो भी पारितोषित करना था। इसलिए उसको इस वे में ना लें कि बिखरी बिखरी है पार्टी। आप देखिएगा आने वाले टाइम पर सारे एक जगह नजर आएंगे, कोई बिखराव नहीं होगा। और मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ, सब साथ दिखेंगे, इसीलिए कमल खिलेगा। जब महरिया जी से मैंने बीते दिनों एक इंटरव्यू किया था, उनसे मैंने पूछा था कि आप लक्ष्मणगढ़ से दावेदारी कर रहे हैं क्या, तो उन्होंने कहा मैं तो एक आम कार्यकर्ता हूं, पार्टी जहां मुझे काम करना देना चाहेगी वहां करूंगा और जो भी टिकट का दावेदार होगा उसे मैं सपोर्ट करूंगा। लेकिन जब उनकी ये सभा हुई उसके बाद से लोगों को कयास लगाने लगे हैं कि महरिया जी ने चुनावी रण का आगाज़ कर दिया है, तो इससे आपको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? देखिए, पहली बात तो ये कि उन्होंने क्या कहा उसका जवाब वो दे पाएंगे। दूसरी बात, पब्लिक कमल के नाम से जुटी है, बीजेपी के सिंबल के नाम पे जुटी है, वो चाहे किसी भी सभा में हो। और मैं आपको बता देता हूँ, पब्लिक ने हर जगह हाथ उठा के यही कहा है कि इस बार हम कमल खिलाएंगे। तो इससे किसी को घाटा हो ही नहीं सकता, पार्टी को अल्टीमेटली फ़ायदा ही होगा। जब सूत्र बताते हैं कि आपके भाजपा में बड़े बड़े नेताओं से ताल्लुकात हैं, मुलाकातें होती रहती हैं, तो जब आप उनसे बैठते हो तो चाय पे चर्चा करते वक्त क्या बातें करते होंगे कि राजस्थान के लिए या फिर लक्ष्मणगढ़ के लिए? देखिए, कुछ लोग मेरे एजुकेशन टाइम जब मैं पढ़ाई कर रहा था तब के साथी हैं, तो हम जब भी बैठते हैं तो बातचीत जो होती है वो कार्यकाल को लेकर ही होती है। जिस तरह से राजस्थान में पिछले 4.5 साल से निरंकुश शासक जिन्होंने आम पब्लिक को किस तरह से त्राहिमाम किया, इसके बारे में ज़रूर चर्चाएं होती है। और डेफिनेटली जिस तरह से हमारी लक्ष्मणगढ़ तहसील से मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस के बड़े ओहदे पे बैठे हुए हमारे नेता ने
पूरे 4.5 साल में सिवाय कोसने के और बड़े बड़े पेपर्स जो आउट हुए हैं, उनमें जिस तरह से उस समय उनकी शिक्षा मंत्री होते हुए जो कार्य हुए, उनको लेके डेफिनेटली चर्चाएं होती हैं। और चर्चाएं नहीं होती हैं, बल्कि हम तो ये कहेंगे कि इनकी जांच पूर्ण रूप से होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। पता तो लगे कैसे किस तरह से एक आध इंस्टीट्यूट हैं जिनसे बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हो गया, कैसे एक ही परिवार से जुड़े हुए लोगों का एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में सिलेक्शन हो गया। यदि ये सिलेक्शन यदि लक्ष्मणगढ़ में ही 3-4 परिवारों से होते तो एक ही परिवार से 50 लोग जुड़े होते हैं, वो परिवार भी शायद बहुत खुश होते। खुशी नहीं होते, बल्कि मेरे विचार से इस पीढ़ी में वो नतमस्तक होते उनके प्रति जो उन्होंने नेता चुना, उनके प्रति। अच्छा सर, जो गोविंद सिंह जी डोटासरा जी हैं, उनका लक्ष्मणगढ़ के कार्यकाल की बात करें तो मैं लक्ष्मणगढ़ से कुछ लोगों से बात कर रहा था, तो वो कहते हैं विकास की गंगा बहा दी। और जैसे आप देखें भी तो जो बजट की घोषणाएं हैं, तो पूर्व विधानसभा क्षेत्रों से लक्ष्मणगढ़ को बेटर मिला है। तो क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? देखिए, बहुत क्लियर सी पिक्चर है। मैं पहली बात तो ये बता दूं कि जो बजट अलॉटमेंट होता है, ये सरकारों को करना होता है, ये आम आदमी का पैसा है। ये सरकार कोई अपने फंड से नहीं दे रही है, ये आम आदमी ने जो टैक्स दिया है ना, वो देना होता है। तो इन्होंने यदि बजट अलॉट किया है तो कोई मेहरबानी नहीं की, बहुत क्लियर है। दूसरी बात, अलॉट किया है, उसका काम कितना किया है आप देखेंगे कि इन्होंने बेचारे 4.5 साल से सरपंचों को काम नहीं करने दिया। जो पंचायती राज है उसमें सरपंच पंच से ज़्यादा कौन जानता है कि इस गांव की क्या समस्या है, हमें क्या काम करवाना चाहिए। उनसे काम छीन लिया, अपने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से काम करवाया, थ्रू नरेगा काम करवाया। और आप देखेंगे कौन से काम करवाए। आप कैमरा लेके चलिएगा हमारे साथ, हम आपको दिखाते हैं रोडें कैसी बनी हुई हैं। जो मैं बार बार रिपीट करता हूँ, 4 शब्द, 4S, शिक्षा, सुरक्षा, सड़क और स्वास्थ्य, चारों में फेल्योर है। एक भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ पर इन्होंने कोई अच्छा काम किया हो। इसलिए ये सिर्फ बातें हैं। विकास की गंगा के नाम पे हर गांव में गंदा पानी बह रहा है गलियों के अंदर। इसके अलावा यस, 2-3 काम ऐसे हैं जो दिखेंगे फ्यूचर में, तब मैं कहूँगा हाँ काम किए हैं, जिसमें चाहे कॉलेज हो, चाहे बनने वाला हॉस्पिटल हो, चाहे बनने वाला पार्क हो। जब वो बन के तैयार पब्लिक के काम आएंगे, क्योंकि बातें करना बहुत आसान है। अब जाती जाती आपने नहीं देखा, अब जब 6 महीने बचे हैं तो इन्होंने शुरुआत कर दी है, हम ये दे रहे हैं, हम वो दे रहे हैं। दे किसको रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं? अखबार में इश्तिहार दिए हैं, मुंह में शब्द डाल दिए हैं, जमी पे कुछ नहीं है, धरातल पे ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, कांग्रेस सरकार जो गहलोत जी की सरकार है, वो अभी चुनाव से कुछ महीने पहले अभी महंगाई राहत कैंप शुरू किया है। तो इस महंगाई राहत कैंप में आपकी जो डॉक्टर फील्ड है उससे जुड़े हुए भी कुछ योजनाएं हैं, तो इससे आप कैसे देखते हैं? पहली बात तो इसको राहत कैंप ना बोलें, ये आफत कैंप है। और इस आफत कैंप्स को लगाने में, मोबिलाइज करने में ऑफिसर्स को, मंत्रियों को, मुख्यमंत्री को, इनका यदि खर्चे का आप आरटीआई से निकलवाएंगे तो करीबन मैंने जो अनुमान लगाया है मेरे साथियों के साथ मिलके 1000 करोड़ रुपया सिर्फ इस मोबिलाइजेशन का लग जाएगा। अच्छा, ये जो राहत के नाम पे कुछ रेवड़ियां देने जा रहे हैं, कहाँ गए थे 4.5 साल? सबसे ज़्यादा आम आदमी कब पीड़ित था? जब कोरोना था। 2 साल चला, इनकी एक भी योजना ही नहीं चल रही थी। अभिषेक जी, मैं आपको बता दूं, ये जो चिरंजीवी योजना जिसका नाम ले रहे हैं, चिरंजीवी बीमा योजना है। पहली बात तो आप क्लियर कर लें। अच्छा, आयुष्मान योजना सेंटर की चल रही है, उससे 60% पैसा आता है, 40% पैसा स्टेट से ने लिया है। उस चिरंजीवी में हमारी आदि शक्ति जो महिलाएं हैं, उनके ट्रीटमेंट का पूरा पार्ट है, वो इन्होंने सिर्फ गवर्नमेंट में फिक्स कर दिया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। ये एक आम आदमी की सोचने लायक बात है। यदि मैंने बीमा लिया है, चाहे सरकार से लिया हो, चाहे किसी भी एजेंसी से लिया हो, तो मेरी मर्जी होती है मैं फ्री हूँ कहाँ ट्रीटमेंट कराऊँ, और मैं वहाँ करवाना चाहूँगा जहाँ पर सुविधाओं के साथ साथ हाइजीनिक भी हो, स्वच्छता भी हो, और मेरे को स्पेशलिटी भी अच्छी मिले। आप कैसे कर सकते हो किसी का बीमा करके और उसको कह देते हो कि आपको इसी हॉस्पिटल में काम करवाना पड़ेगा?
चाहे वहाँ पर हाइजीन हो या ना हो, चाहे वहाँ पर स्पेशलिटी हो या ना हो, पूरी आधी महिला, मेरा मतलब है आधी आबादी महिलाओं के पूरे, चाहे वो डिलीवरी हो, चाहे वो उनके ऑपरेशंस हो, वो सारे के सारे उन्होंने गवर्नमेंट में शिफ्ट किए। धीरे धीरे इन्होंने इसी तरह से, पहली बात तो ये कि इन्होंने सेम दरों पे काम करवाना शुरू किया, फिर भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने साथ दिया। साथ देने का बहुत बड़ा कारण भी यही है क्योंकि हमारी ड्यूटी बनती है कि हम आम जन की जहां सेवा कर सकते हैं वहां भरपूर करें। हमने सरकार का साथ दिया, लेकिन जिस तरह से इन्होंने धीरे धीरे सब शिफ्ट करना शुरू कर दिया, इससे पता लगता है ये कोई राहत नहीं देना चाहते। इन्होंने एक चक्र चलाया है, 850 रुपये एक आदमी से लेते हैं बीमा के, और आप RTI लगा के देख लीजिएगा। इन्होंने कहा ना 25 लाख तक के ट्रीटमेंट फ्री करवाएंगे। अब तक कुछ 378 लोगों का 5 लाख से ऊपर का इलाज करवाया अब तक का, जो मेरे पास में जितना पूरे राजस्थान का। तो आप पता करवा लीजिए, ये सिर्फ बातें हैं। अब क्या होता है कि आम आदमी को ये लगता है वो 25 लाख तक का इलाज पॉसिबल ही नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, इसका रीजन है बीमा कंपनियां जो ये गवर्नमेंट ने करवाया है, दूसरी बीमा कंपनी, आप किसी का भी स्वास्थ्य का आप बीमा करवा लीजिए, उनकी जो मासिक आपको जमा करवाने की जो होती है, IRDA नाम करके जो संस्था है जो इन सबको गवर्न करती है, बिल्कुल, और 2000 से लेके 5000 रुपये तक का आपको प्रीमियम जमा करवाना पड़ता है। तो पहली बात तो 850 रुपये में कैसे पॉसिबल है कि इतना बड़ा बीमा हो जाए। दूसरी बात, कितने लोग हैं जिनको आपने वाकई ऐसा दे दिया। यदि किसी ने RTI लगा दी और अच्छा वकील खड़ा कर दिया ना, तो सरकार को लेने के देने पड़ जाएंगे कि आपने कितने लोगों से कितने पैसे इकट्ठे कर लिए और उनके बदले में दिया क्या अभी तक। तो ये झूठ का पुलिंदा है पूरा का पूरा, और वक्त आने पे खुलेगा भी, ये भी खुलेगा, और बाकी सारी जो इन्होंने की है ना वो भी खुलेगी। आपकी मुस्कुराहट से मुझे पता लग रहा है कि आप अगला क्वेश्चन क्या करने वाले हो। जिस रीट में, जिसमें आप पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा मुझे, मैं जवाब देना चाहूँगा। आप किसके बारे में कह रहे हैं खोलने के लिए? डॉक्टर आसरा जी को लेकर तो नहीं कह रहे हैं? देखिए, अल्टीमेटली क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट उन्हीं के पास था, शिक्षा मंत्री वही रहे। जिस तरह से राजस्थान में पेपर घोटाले हुए, मैंने तो कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि मेरे राज्य का ये हाल होगा। आप सोच के देखो, किसान परिवार से, गरीब परिवारों के बच्चे, देखिए चाहे बच्चे अमीर परिवारों के भी हों, लेकिन जब बच्चा 2-2 साल 3-3 साल तैयारी करता है, तैयारी करके पेपर देता है पूरी तैयारी के साथ, इन सपनों के साथ कि मेरा इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, और यदि पेपर देने के तुरंत बाद या बीच में पता लग जाए पेपर आउट हो गया, तो ये दर्द सिर्फ जिसने पढ़ाई की है ना उसको पता लगता है कितना बड़ा दर्द होता है। और एक बार नहीं, सारे एग्जाम्स के। अभी आप देखना, अभी ED ने शुरू किया है, आप देखते जाइएगा कौन कौन सामने आते हैं। आपको नींद कैसे आती होगी उन लाखों परिवारों का, आपने ये मान लीजिए एक अमन चैन छीन लिया, आप सो कैसे सकते हैं? कौन सी सरकार हैं आप? ये तो राजाओं से भी बुरा हाल है। सरकार, मैं तो ये कहूँगा कि आपके तो आंखों के आंसू नहीं सूखने चाहिए थे। बहुत सारे बच्चे जिन्होंने सुसाइड कर लिया क्योंकि उनके अरमान थे, कल मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मेरी शादी होगी, मेरा घर बसेगा, मेरे माँ बाप को मैं ये करूँगा। जो सपने थे आपने मिनटों में चकनाचूर कर दिए, और उसके बदले में दिया क्या अभी तक? आपने कितने लोगों को पकड़ा है? और मैं सच कह रहा हूँ, यदि ये सच में सच को उजागर करना चाहेंगे तो इनको पता लगेगा कितने बड़े बड़े लोग इसके लपेटे में आएंगे, और तब हकीकत सामने आएगी कि इन्होंने पिछले 4 साल में कितने लोगों को, ये मान लीजिए एक तरह से ज़िंदगी छीन ली, उनकी चैन छीन लिया, उनका अमन छीन लिया। अच्छा सर, लक्ष्मणगढ़ की बात करें अपन इन सब से थोड़ा सा हटके, तो लक्ष्मणगढ़ में आप विधानसभा क्षेत्र में गांव-गांव जाते हैं और आप वहीं से आते हैं, तो वहाँ पे आपको समस्याएं क्या क्या नज़र आती होगी आज भी? क्योंकि जो आपके यहाँ के विधायक हैं, तीसरी बार के विधायक हैं, 15 साल का कार्यकाल पूरा हो जाएगा महज कुछ महीनों में, तो क्या क्या समस्याएं नज़र आती है आज भी? सरकार का हिस्सा रहे हैं वो 2 बिल्कुल, मैं बेसिक नीड्स की बात करूंगा। देखिए, सड़कें पूरी तरह से टूटी पड़ी हैं, पानी नीचे चला गया है। अब बात करते हैं नहर का पानी ला देंगे, मतलब आप थे ओग लगा कर भी पानी पी लीजिए, सिंचाई की तो सोचने की जरूरत ही को नहीं। मतलब सरकार तय कर लिए है कि जी पहले राजा होता ना, भाई पानी देता, लोग ओक लगा के पीता, हालत कर दिए कि नहर को पानी ला देंगे, क्या की खातर? पीने खातर। आप आने वाले, क्योंकि डार्क जोन हो जाएगा, पानी है नहीं जमीन में, तो पानी नहीं। बीच बीच में सरकारें डार्क जोन घोषित भी करती रही है, पानी नहीं
सड़क नहीं, स्वास्थ्य नहीं, पीएचसी, सीएचसी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जो नॉर्म्स हैं, जिनके अंदर जो जो सुविधाएं होनी चाहिए वो होनी चाहिए। आपके पास पूरा तंत्र है। मैं कह रहा हूँ आपके पास डॉक्टर्स हैं, आपके पास नर्सिंग स्टाफ है, आप क्यों नहीं जिम्मेदारी के साथ वो काम करवाते? तो हेल्थ का ये हाल है। उसके साथ ही साथ हमारे सीकर के प्याज, जब मैं जोधपुर में था, मैं दिल्ली में था, या मैं गंगानगर में था, तो मैं जब सुनता था सीकर का प्याज तो मेरा सीना चौड़ा हो जाता था। पर पता लगा कि आज तक उस सीकर के प्याज को आगे वैश्विक रूप से आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया। आज यदि आप प्रोसेसिंग यूनिट लगाते हैं यहाँ पे, तो प्याज से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, ताकि उत्पाद के साथ साथ में उसका यदि खपत भी अच्छी सी होती, हमारे किसानों को पैसा मिलता, हमारे किसान भी उन्नत होते। आपकी सोच कभी ऐसी रही नहीं। मैं आपको बता देता हूँ, आने वाली पीढ़ी को यदि हम शुद्ध हवा और पानी भी नहीं दे पाए तो हमने किया क्या फिर? हमने सिर्फ इस भारत माता को लूटा है, लोगों का अमन चैन छीना है, इसके अलावा कुछ नहीं किया है। इसलिए ऐसी सोच के साथ कि वहाँ पर वाटर रिसोर्सिंग के लिए काम किया जाए, वहाँ पर सड़कें ठीक हो, क्योंकि किसी भी विकसित देश की ये पहचान होती है, उसकी सड़कें अच्छी होती हैं, वहाँ का स्वास्थ्य ठीक होता है, और वहाँ के एजुकेटेड लोगों को रोजगार मिले, ये सरकार की ड्यूटी है। तो ये मेरी प्राथमिकताएं रहेगी। आखिरी सवाल सर, आप हमारे चैनल के माध्यम से लक्ष्मणगढ़ की जनता को और प्रदेश के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मेरी जनता जनार्दन से एक ही अपील है कि लोकतंत्र एक बहुत अच्छा तंत्र है। 5 साल में आपको मौका मिलता है, आप सोच समझ के कम से कम अपना वोट, जो 5 साल के लिए एक तरह से आप अपने आप को गिरवी रखते हैं, तो एक ऐसे इंसान को चुने जो आपकी पीड़ा को सुने, समझे और निराकरण करने की कोशिश तो करे, अहंकारी नहीं हो, जो मिनिमम चीज़ें, क्योंकि आप खुद कमाते हैं, आप खुद सब कुछ करते हैं, सरकार से 2-4 चीज़ें चाहिए होती है, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ। यदि इन चीज़ों में यदि आपकी हेल्प नहीं करे तो फिर क्यों चुना जाए? क्यों हम ये लोकतंत्र की दुहाई देते रहते हैं? इसलिए मेरा तो हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि आप 5 साल के लिए चुनने जा रहे हैं, आप अपना निर्णय मिनटों में और दिनों में ना लें। ऐसे आदमी को चुने जो आपके बीच रहे, आपकी पीड़ा को समझे और आगे तक ले जाने के लिए दमदार हो, आपकी बात रखते वक्त उसको हिचकिचाहट नहीं हो, और आप तक प्रण करके जाए वो पूरा भी करे। मैं मेरे जवान भाई बहनों से कहना चाहूँगा, शिक्षा का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं होता है, और लोकतंत्र में जब तक आप सवाल नहीं करोगे, लोकतंत्र कभी भी हेल्दी नहीं हो सकता। मैं मेरे भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि यदि कोई नेता आपकी पीठ पे हाथ रख दे या आपके पास खड़ा होकर फ़ोटो खिंचवा ले, उससे आप खुश ना होइए। आप उससे अपने जगह की, अपने इलाके की विकास की बात ज़रूर कीजिए। ये आपका हक है और उसकी ड्यूटी है। इसलिए मेरे भाइयों, सिर्फ और सिर्फ लोगों के घर आ जाने से, आपके कंधे पे हाथ रखने से या आपके साथ फ़ोटो खिंचवाने से राज़ी होने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू। जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने एक चीज़ और बहुत अच्छी बताई। डॉक्टर साहब ने ये बताया कि अगर आप नेता के साथ में फ़ोटो खिंचवा लेते हैं, उससे आप बहुत बड़ा महान मानते हैं। बिल्कुल सही बात है, नेता के साथ फ़ोटो खिंचवाने से आप महान नहीं होंगे। जब नेता आपके काम करेगा, शहर के शिक्षा के बारे में काम करेगा, रोजगार की बात करेगा, वो नेता सही मायने में आपका नेता कहलाएगा। और जैसे आपको डॉक्टर साहब ने और भी चीज़ें बताई, शिक्षा के ऊपर जोर दीजिए, रोजगार के ऊपर जोर दीजिए, और जो मेडिकल फील्ड है उस पर जोर दीजिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि राजस्थान या देश भर की बात नहीं है, आउट ऑफ कंट्री में आप जाएंगे और अगर आप गूगल करके रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेडिकल फील्ड है, एजुकेशन फील्ड है, जो वो निःशुल्क प्रोवाइड की जाती है। कई बड़ी बड़ी कंट्रियां हैं वहाँ पे। राजस्थान में अपने सरकारें हैं, वो चुनाव आते हैं तब बहुत से वादे जरूर करती है, लेकिन हकीकत में धरातल पे कितना है वो आप लोगों को बेहतर पता है। इसलिए अगर आपका भी जहन में कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी न किसी एक नए चेहरे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।